नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा, अभी हमने 2 दिनों तक इंग्लिश ग्रामर के ऊपर डिस्कस किया था। ऐसे ही हम अब 3 दिनों तक हिंदी व्याकरण के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। फिर फर्दर 3 दिनों तक हम मैथ के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब देखिए भाई, हिंदी व्याकरण में हमने लास्ट टॉपिक छंद कंप्लीट किया था। आज हम करने वाले अभी हिंदी का एक नया टॉपिक, ठीक है ना, जो मैंने अभी तक नहीं कराया आपको। मीन्स आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के अंदर हम हिंदी का इतिहास भाई, कि भाई हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है, हिंदी को कितने भागों में बांटा जाता है, यानी सभी बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं भाई। क्योंकि यहाँ से भी कई बार 1 से 2 क्वेश्चन उड़ जाते हैं हमारे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना नया टॉपिक। ये रहेगा हमारे पास आज हिंदी भाषा का इतिहास। अब देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं हम अपना यहाँ से। अब देखिए भाई, अभी आपको पता है कि भाई पूरे विश्व में लगभग कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है भी, आप बोलोगे लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है। तो जो हमारी हिंदी है ना, वो क्या है, आपकी 3000 भाषाओं में से एक भाषा है। यानी यहाँ पे पहला हम इसी हेडिंग से अपना स्टार्ट करेंगे हिंदी भाषा के इतिहास को। हिंदी पूरे विश्व में बोले जाने वाली कितनी भाषाओं में से, आप जवाब दोगे 3000 भाषाओं में से एक है। पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पूछ ले कि भाई कितनी भाषाओं में से एक है, आप बोलोगे 3000 भाषाओं में से एक है। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे पूरे विश्व की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यदि हम बात कर ले कि भाई सेकंड पॉइंट में इसमें कि इस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया जाता है कि आकृति या फिर रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है, वियोगात्मक है, विश्लिष्ट है, या मतलब कैसी है, किस टाइप की है। तो आपको याद रखना है कि जब ये वर्ड यूज किए जाते हैं आकृति या रूप के आधार पर, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन उठेगा भाई, यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि भाई हिंदी कैसी भाषा है। तो आपको जवाब देना है, यदि आकृति या रूप के आधार पर हम हिंदी की बात करें तो एक वियोगात्मक, ठीक है ना, एक वियोगात्मक या एक विश्लिष्ट यानी एक स्पेशल लैंग्वेज अभी। तो हम बोलेंगे यहाँ पे आकृति या रूप के आधार पर हिंदी एक वियोगात्मक, इस वर्ड को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आपको ये पता होना चाहिए, या विश्लिष्ट भाषा है भाई। भाषा है, और इस वर्ड को भी तो किस टाइप से बताना आपको, जब आपसे पूछे आकृति या रूप के आधार पर, तो आप क्या जवाब देते हो, वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। यदि हम बात करें कि भाई इसमें पॉइंट नंबर 3 की, यदि हिंदी की हम बात करें कि ये किस भाषा परिवार के अंदर आती है, तो आपको इसका भी पता होना चाहिए, हिंदी भारोपीय भाषा परिवार में आती है। भारोपीय का मतलब होता है भाई इंडो यूरोपियन भाई। कहने का मतलब जो अपनी हिंदी है ये इंडिया का भी और यूरोपियन का, ठीक है ना। यदि आपने क्या पढ़ा हो भाई, जियोग्राफी पढ़ा हो, तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि भाई पहले टाइम में यूरोप और जो अपना भारत है, ठीक है ना, एक ही कॉन्टिनेंट, एक ही महाद्वीप हुआ करता था भाई। तो यानी हम बोल सकते हैं कि भाई पहले समय में जो यूरोप और भारत एक ही क्या था भाई, एक ही स्थान का, एक ही प्लेस का हिस्सा था।
इसलिए जो हिंदी है हमारी कैसा भाषा परिवार है, तो आप बोलोगे भारोपीय भाषा परिवार है भी। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई ये भारोपीय भाषा परिवार है, कि हम ये भी बात कर लेते हैं कि भी हमारे जो इंडिया में यानी हमारे भारत में कितने भाषा परिवार प्रसिद्ध है। तो भाई यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, भारत में भाषा परिवार। तो याद रखना अपने इंडिया में 4 भाषा परिवार प्रसिद्ध है भी, और ये 4 भाषा परिवार कौन कौन से होंगे। पहले नंबर पे जो मैंने अब ये आपको बताया है भाषा परिवार, भारोपीय भी यानी इंडो यूरोपीय भाषा परिवार। दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है भाई हमारे पास रहेगा ये द्राविड़ भाई। थर्ड नंबर पे रहेगा हमारे पास ऑस्ट्रिक, और चौथे नंबर पे हमारा रहेगा इसमें चीनी तिब्बती। तो इंडिया में ये 4 भाषा परिवार प्रसिद्ध है। पहले नंबर पे क्या है, भारोपीय है, दूसरे नंबर पे द्राविड़ है, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रिक है, चौथे नंबर पे चीनी तिब्बती है। आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है, ये मत बोल देना भाई भारोपीय के बाद ऑस्ट्रिक आएगा, ऑस्ट्रिक के बाद द्राविड़, ठीक है ना। मैंने ये सीक्वेंस वाइज लिखवाए हैं भाई। ऐसा क्यों लिखवाया है, क्योंकि जो भारोपीय है इनका बोलने वाले का प्रतिशत यदि हम देखें तो ये सबसे ज्यादा है भाई। यदि हम इनके बोलने वाले प्रतिशत की बात करें तो कितना है, तो हम याद रखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है, कितनी, 73%। इसलिए मैंने इसको सबसे ऊपर रखा है। बात करें कि भाई द्राविड़ का कितना प्रतिशत है, तो आप बोलोगे 25% है। अब बात करें कि भाई ऑस्ट्रिक का कितने कितना प्रतिशत बोला जाता है हमारे इंडिया में, तब आप जवाब दोगे इसको 1.3%। और जो रिमेनिंग बचता है वो कौन बोलेंगे, आप बोलोगे चीनी तिब्बती, मीन्स 0.7%। यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई चीनी तिब्बती बोलने वाले का प्रतिशत कितना है, तब आप क्या जवाब दोगे, 0.7% है। द्राविड़ बोलने वाले का 25% है। सबसे ज़्यादा कौन सा बोलता है, भारोपीय है, कितना बोलता है, 73% है भाई, ठीक है ना। ऑस्ट्रिक का कितना प्रतिशत है, 1.3% है। सबसे कम बोलने वाले का प्रतिशत कितना है अपने इंडिया में, आप बोलोगे चीनी तिब्बती का है, जो कि 0.7% है, 0.7% है भाई। तो एक तो चीज़ आपको भाषा परिवार में ये पता होनी चाहिए। और पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि भाई कितनी भाषाओं में से एक हमारी भाषा, 3000 भाषाओं में से। आकृति या रूप के आधार पर पूछी जाती है हिंदी कैसी भाषा है, आप बोलोगे वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। और बात करें कि भाई हिंदी कैसे परिवार में आती है, तो आपको आंसर देना है भाई पहले नंबर पे भारोपीय भाषा परिवार के अंदर आती है। कितने भाषा परिवार प्रसिद्ध है अपने हिंदी के अंदर, आप जवाब देते हो 4 भाषा परिवार प्रसिद्ध है भाई। तो ये थी भाई कुछ बेसिक सी नॉलेज भाई। अब हम बात करते हैं भाई हिंदी भाषा के इतिहास में कि भाई इनको कितने कालों में, ठीक है ना, कितने खंडों में विभाजित किया जाता है हमारी हिंदी भाषा को। तो मैं इसको एक बार इरेज करता हूं, आगे इसको समझते हैं। यानी यहां लिखेंगे हिंदी भाषा का विभाजन। अब बात करें कि भाई हिंदी भाषा को कितने भागों में बांटा जाता है, तो आपको जवाब देना है तीन कालों में इसको डिवाइड किया जाता है, 3 खंडों में इसको बांटा जाता है। अब बात करें कि भाई ये 3 खंड कौन से हैं, आपने हिस्ट्री में सुना होगा कि भाई 3 मेनली खंड होते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो ऐसे ही क्या किया जाता है, इनको 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। पहले नंबर पे तो इसमें रहेगा भी आपके पास प्राचीन हिंदी काल, और दूसरे नंबर पे आपका इसमें रहेगा आपका मध्य हिंदी काल। और थर्ड नंबर पे हम इसमें बात करें तो भाई कौन सा रहेगा आपके पास, जो अभी चला हुआ आपका आधुनिक
हिंदी काल। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि भाई प्राचीन हिंदी काल कब से कब तक था, मध्य हिंदी काल कब से कब तक है, और आधुनिक आपको पता है वैसे जो अभी चला हुआ है वो सभी किस में जा रहा है, अभी आपका आधुनिक हिंदी काल के अंदर ही जाएगा। लेकिन यदि हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ये कब से कब तक था, ये था हमारे पास 1100 एडी से लेकर 1300 एडी तक, और बहुत जगह आपको ये 1400 एडी तक भी मिल सकता है। ठीक है ना, यानी यहाँ पे बीसी नहीं लगाना, आपको एडी लगाना है 1100 एडी से लेकर 1300 या 1400 एडी तक। अब बात करें कि भी मध्य हिंदी काल कब से लेकर कब तक था, तो देखो ये किससे खत्म था, 1300 एडी से खत्म था। तो ये मान सकते हैं 1300 एडी से लेकर आपका 1800 एडी तक था, या 1400 एडी के हिसाब से लोगे आप तो ये 1400 एडी से लेकर 1900 एडी तक, या तो आपको ये मिल सकता है या फिर ये मिल सकता है, आपको ऐसे ही याद रखना है। और यदि हम बात करें कि भी आधुनिक हिंदी काल, अब मध्य हिंदी काल कब खत्म था, इसके अकॉर्डिंग आप बोलोगे 1800 एडी में खत्म था, तो हम बोल सकते हैं 1800 एडी से लेकर अब तक क्या है, आप बोलोगे हमारे पास ये है आधुनिक हिंदी काल, या इसके रिगार्ड में लोगे तो 1900 एडी से लेकर अब तक। ठीक है ना, कैसे भी यानी उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो ये लेना है अब तक, और इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो 1800 एडी से लेकर अब तक लेना है। तो मतलब ये तो था इनका टाइम पीरियड, ये कब से कब तक रहा है। कोई पूछ भी ले भी आपसे प्राचीन हिंदी काल बताइए हमको कब से कब तक है, तो आप जवाब दोगे 1100 एडी से लेकर 1300 एडी तक था। मध्य हिंदी काल की बात करें तो ये कब से कब तक था, आप जवाब देते हो 1300 से लेकर 1800 एडी तक था। आधुनिक हिंदी काल की हम बात करें तो ये 1800 से या फिर 1900 एडी से लेकर अब तक। ऑप्शन में जो दिखेगा उस एक पे ही आपको टिक करना है, दोनों नहीं मिलेंगे भी, बट आपको पता दोनों चीज होनी चाहिए इसमें, क्या पता वो दे सकता है या फिर ये चीज दे सकता है। अब मैं क्या करता हूँ भाई, जो आपका प्राचीन हिंदी काल था, ठीक है ना, और आधुनिक हिंदी काल है, और सॉरी मध्य हिंदी काल है और आधुनिक हिंदी काल है, इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर डिस्कस करते हैं अभी, जहाँ से हमारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो हम पहले डिस्कस करते हैं थोड़ा प्राचीन हिंदी काल के ऊपर। यदि हम बात करें कि भाई प्राचीन हिंदी काल में कुछ प्रसिद्ध कवि हुए अभी, तो उनके बारे में थोड़ा हमको पता होना चाहिए कि भाई प्राचीन हिंदी काल के प्रसिद्ध कवि कौन कौन थे। तो यहाँ लिखेंगे इस काल के प्रमुख कवि, सुना होगा भाई आपने इतिहास में इनका नाम अमीर खुसरो व चंद्र बरदाई थे भाई, इनका नाम तो बहुत ज़्यादा आता है भी चंद्र बरदाई का, ठीक है ना। इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिख रखी है पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई थे। एक तो आपको इतनी बात का पता होना चाहिए कि डायरेक्ट पूछा जाता है कि भी प्राचीन काल के प्रसिद्ध कवि कौन थे, या तो ये दे सकता है ऑप्शन में, या फिर ये वो वाला चंद्र बरदाई वाला, तो आपको दोनों का पता होना चाहिए, अमीर खुसरो और चंद्र बरदाई थे। सेकंड क्या है, याद रखना अभी, इसी काल में क्या हुआ था भाई, एक शैली थी भाई मकरिया, मैं बताऊंगा अभी इसके बारे में, इसको अंडरलाइन कीजिए। इसी काल में मकरिया शैली का विकास हुआ था भाई, क्या हुआ था, आप बोलोगे मकरिया शैली का विकास हुआ था। अब बात करें कि भाई ये मकरिया है क्या, यदि मैं बात करूं मकरिया की, देखिए यह एक किस्म की पहेली होती है भाई, जिसका आंसर आपको पहेली के लास्ट में मिलता है। तो यानी मकरिया में आप लिख सकते हैं यह एक प्रकार की पहेली है जिसका उत्तर अंत में होता है। तो बस इतनी ही बातें आपको क्या याद रखनी है, इस प्राचीन हिंदी काल में याद रखनी है, क्या क्या चीज,
कि भाई कब से कब तक इसका पीरियड था, 1100 से 1300 या 1400 एडी तक। सेकंड क्या है, प्रसिद्ध कवि कौन थे इसके, अमीर खुसरो व चंद्रप्रदाई। और चंद्रप्रदाई की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम भी याद रख लेना, मैं यहाँ पे इसको लिखवा भी देता हूँ क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है या फिर पूछी भी गई है भैया कई बार। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी पृथ्वी राज रासो, इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए भी। एंड नेक्स्ट में क्या है, अभी आपको इस शैली का पता होना चाहिए कि भाई पूछ सकता है कि भाई प्राचीन हिंदी काल था उसमें किस प्रसिद्ध शैली का विकास हुआ था। तो हम याद रखेंगे इसी काल में भी एक मकरिया शैली थी, इसका विकास हुआ था। और मकरिया मैंने क्या बताई है, एक किस्म की पहेली होती है जिसका आंसर आपको लास्ट में मिलता है। तो ये था भाई हमारे पास प्राचीन हिंदी काल। हम बात करते हैं हम किसके बारे में, मध्य हिंदी काल के बारे में, जो भी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे या पॉइंट रहेंगे। यदि हम बात करें किसकी, मध्य हिंदी काल की, अभी मुझको बताइए इसका पीरियड मैंने कब से कब तक लिखवाया था। तब आप बोलोगे इसका पीरियड था हमारे पास, दो तरीके से वो दे सकता है। ये कब से खत्म था आपका, एक तो 1300 से या फिर 1400 से। यानी 1300 से हम बात करेंगे तो ये था 1300 एडी से लेकर आप जवाब देते हो 1800 एडी तक, या तो ये हो सकता है इसका काल। या फिर यदि आप 1400 लेते हो तो ये 1400 एडी से लेकर आपका 1900 एडी तक मिल सकता है। तो इसका टाइम पीरियड भी आपको पहले नंबर पे तो ये पता होना चाहिए कि भाई कब से कब तक हो सकता है, या तो 1300 से 18 या 1400 से 1900 एडी तक। अब देखिए भाई उसके प्रसिद्ध कवि कौन थे प्राचीन काल के, आपने जवाब दिया भाई अमीर खुसरो और चंद्रप्रदाई। तो इसका मतलब इसमें भी कोई ना कोई प्रसिद्ध कवि हुआ, मतलब कवि हुए होंगे, ठीक है ना, या फिर रचयिता हुए होंगे। तो याद रखना इस काल के प्रमुख कवि निम्न है भाई, क्योंकि उनको अलग अलग से हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी थोड़ी सी बातें जो इंपॉर्टेंट है उनसे रिलेटेड वो भी हमको डिस्कस करनी है साथ के साथ। अब ये निम्न कौन कौन से है भाई, एक तो है भाई इसके अंदर आपका नाम आता है मलिक मोहम्मद जायसी, मोस्ट आईएमपी नेम है भाई ये। एंड इसके अंदर सेकंड नाम आता है भाई कबीर जी का। एंड इसमें थर्ड नंबर पे नाम आता है भाई तुलसीदास जी का। एंड इसमें फोर्थ नंबर पे नाम आएगा भाई आपका सूरदास जी का भी। किस किस के नाम आते हैं भाई, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैंने आपको वो बताए हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा है मध्यकाल के अंदर जहाँ से अक्सर हमारे एग्जाम से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो इनमें मैंने आपको कवि या फिर मेरे रचयिता बताए हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो है हमारे पास मलिक मोहम्मद जायसी, एक कबीर है, एक तुलसीदास है, एक सूरदास है भाई। अब बात करें कि भाई इनके बारे में याद क्या रखना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, वो आपको याद रखनी है। वो कौन कौन सी याद रखनी है, पहले नंबर पे तो इनकी जो रचना है वो याद रखनी है, एक तो पद्मावत भाई, दूसरी याद रखनी है आपको एक अखरावत है भाई, और एक ऐसे ही बनेगी इसकी रचना आखिरी कलाम भाई। ये तीन इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं किसकी, मलिक मोहम्मद जायसी की, जो आपको पता होना चाहिए, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। एंड यदि हम कबीर की बात करें तो इसमें आपको याद क्या रखना है, तो इसमें सिर्फ आपको ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि भाई इन्हें क्या कहा जाता है, वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। बात करें कि भाई ये जो उपाधि है वाणी के डिक्टेटर की, इनको किसने दी, तो ये भी बात याद रखना, इनको यह उपाधि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दी गई भी।
ये भी इम्पोर्टेंट नाम होता है भी, ठीक है ना। इनकी भी रचनाएं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। जब मैं रचनाएं करवाऊंगा, अलग से टॉपिक रहेगा, उसमें इनको अलग से डिस्कस करेंगे हम। तो बस अभी के लिए ये याद रखना कि इन्होंने जो ये वाणी का डिक्टेटर वाली उपाधि है, कबीर जी को किसने दी है, तो आप याद रखोगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दी है भी, दी है। एक तो बात आपको इसमें ये याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है। थर्ड हम बात करेंगे भाई तुलसीदास जी की में क्या याद रखना हमको, तो इनकी अक्सर एक रचना पूछ ली जाती है, वो कौन सी है, यदि आपको पता है तो आप बता सकते हैं। वो है भाई रामचरितमानस। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। कौन सी है? रामचरित मानस। और ये पूछ लिया जाता है कि भाई रामचरितमानस है, ये किस भाषा में लिखी गई है, तो आप बोलोगे अवधी। लेकिन अवधि में भी एग्जैक्ट पूछ ले जाए तो आपको जवाब देना है बैसवाड़ी अवधि में लिखी गई है भाई। किस में लिखी गई है? आप जवाब देते हो इसको लिखा गया है बैसवाड़ी अवधि में। यानी तुलसीदास की आपको क्या याद रखनी है, एक रचना याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी है? आप बोलोगे रामचरितमानस है, किस में लिखी गई है? अवधि में। बट अवधि में भी कौन सी? बैसवाड़ी अवधि में लिखी गई है। अब हम बात करते हैं कि भाई सूरदास जी की। तो सूरदास जी के में बस आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, इन्हें अष्ट छाप का कवि माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। देखिए भाई, मध्य हिंदी काल में मैंने क्या क्या चीज़ बताई है, मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले तो काल का पता होना चाहिए, 1300 एडी से लेकर 1800 एडी या फिर 1400 एडी से 1900 एडी। बात करें कि भाई इनमें इंपॉर्टेंट फैक्ट की भाई, यानी प्रमुख कवि कौन कौन से रहे हैं अभी। पहले आप बात करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी की। तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आपको क्या याद रखना है, इनकी रचना याद रखनी है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। वो कौन कौन सी है? पद्मावत होगी, अखरावत होगा और आखिरी कलाम हो गया। सेकंड बात करें कबीर जी की, तो कबीर जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। और बात करें कि भाई इन्हें वाणी के डिक्टेटर की ये जो उपाधि है या संज्ञा है, किसने दी थी? आप बोलोगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दी थी। अब बात करें भाई तुलसीदास जी की, कि भाई इनके बारे में हमको क्या पता होना चाहिए, तो इनकी एक प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, और जो किस भाषा में लिखी गई है? बैसवाड़ी अवधि में। और सूरदास की में आपको क्या याद रखना है भाई, इन्हें अर्थछाप का क्या माना जाता है? तो याद रखेंगे आप, अर्थछाप का कवि माना जाता है इनको। तो ये था भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट मध्य हिंदी काल से रिलेटेड। अभी चलते हैं हम किसमें? आधुनिक हिंदी काल की तरफ। यानी तीसरा जो काल बांटा गया है हिंदी को, वो है हमारे पास आधुनिक हिंदी काल। अब पहले नंबर पे तो आपको क्या पता होना चाहिए, इसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए। जो हमारे पास मध्य हिंदी काल था वो कब खत्म था? आप तो बोलोगे कि एक तो कंडीशन थी हमारे पास 1800 एडी तक की, तो हम यानी इसको एक कंडीशन दे सकते हैं, ये था हमारे पास 1800 एडी से लेकर अब तक भी। और सेकंड क्या था भाई हमारे पास? 1900 वाला था भाई, ठीक है ना। 1400 से लेकर 1900 एडी तक, 1900 से खत्म था तो ये 1900 से शुरू होगा भाई, 1900 एडी से लेकर यानी टिल या अप टू अब तक भाई। तो ये दोनों टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, 1800 एडी से लेकर अब तक, 1900 एडी से लेकर अब तक। अब हम बात करते हैं कि भाई इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या याद रखने हैं। तो पहले नंबर पे तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि भाई जो आधुनिक हिंदी काल है, इसका एक दूसरा नाम है। कई बार वो पलट के दे सकता है कि भाई इसके दूसरे नाम आधुनिक हिंदी काल का दूसरा नाम बताइए, या फिर उस दूसरे नाम का नाम देके आपसे पूछ सकता है ये निम्न में से कौन सा काल है। तो इसमें आप याद रखेंगे आधुनिक हिंदी काल को किस नाम से भी जाना जाता है? आप बोलोगे भारतेंदु, इसको अंडरलाइन कीजिए, युग के
नाम से जाना जाता है। क्या लिखवाया मैंने कि भाई आधुनिक हिंदी काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? आपने जवाब दिया भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। या फिर आपसे उल्टा रिवर्स पूछ सकता है, भी भारतेंदु युग निम्न में से कौन सा है? प्राचीन हिंदी काल है, मध्य है, आधुनिक है, पुरापाषाण है। अभी आपको पता चल गया होगा ये भारतेंदु युग कौन सा युग है। आप बोलोगे ये हमारे पास है आधुनिक हिंदी काल। भी एक और पॉइंट ये याद रखना है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या याद रखना है कि भाई इसी काल में क्या हुआ था भाई, जो हमारी खड़ी बोली है अभी, इसका विकास हुआ था। क्या याद रखेंगे? इसी काल में खड़ी बोली का विकास हुआ था। अब बात कर लेते हैं इसमें भी प्रमुख रचयिता या कवि की। देखिए इसमें मैं आपको वो पॉइंट नहीं करवाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रचयिता है, बहुत ज़्यादा कवि है भी, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा अपनी अलग अलग से रचनाएं कर रहे हैं अभी। तो उनको हम स्पेशल टॉपिक जब हम करने वाले करेंगे रचनाकार और उनकी रचनाएं, उसमें डिस्कस करेंगे कि भाई ये किसने कौन सी बुक को लिखा है, किसने उसको ऑथोराइज किया है अभी। तो बस आधुनिक काल में आपको ये बातें ही याद होनी चाहिए, कब से कब तक था और आधुनिक हिंदी काल को किस युग के नाम से जाना जाता है। आप बोलोगे भारतेंदु युग के नाम से। और इस काल में किसका विकास हुआ है? तो आपको ये पता होना चाहिए भी खड़ी भोली भाषा का विकास हुआ है अभी। तो भाई आज हिंदी भाषा के इतिहास में इतना ही। जो कल हम डिस्कस करेंगे भाई हिंदी भाषा में कि भाई ब्रज हो गया, अवधि हो गया, जो भी कुछ है भाई आपका राजस्थानी होगा, ये कहाँ से निकली है, कैसे इनका उदय हुआ है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे भी। ठीक है, कल वाली वीडियो में हम इस हिंदी भाषा के इतिहास को कंप्लीटली यानी पूरा कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।